हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है टॉप 100 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन या जनरल अवेयरनेस, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर यह रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड लिखा है नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे साइड लिखा है राज्य। आप सभी लोगों को सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर बताइए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जी हाँ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटका में होगा। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गुजरात में है। और काजीरंगा असम में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, इसका सुमेलन देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, बी है गंगा, सी है कावेरी, डी है महानदी। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और ये महाराष्ट्र के नासिक के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती ये है महाराष्ट्र में। नासिक जिले में गांव कौन सा है? त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी। गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। बात कर लेते हैं गोदावरी की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियों की। तो इसकी ट्रिब्यूटरी नदी में है वेनगंगा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, गोदावरी की ये ट्रिब्यूटरी है। और इसमें प्रवरा भी है, मानेर है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, वेनगंगा, प्राणहिता, प्रवरा, इंद्रावती, मानेर और प्रवरा। ठीक है, ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो गोदावरी रिवर की हैं। और ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहते हैं। नासिक, महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश नामक गांव की एक जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और ये कहाँ अपना जो है संगम या मुहाना बनाती है? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में।
चलिए बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन है गंगा। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। जब ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है तो इसे हम भागीरथी कहते हैं। और जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं, जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर जब मिल जाती हैं तब इसे गंगा कहते हैं। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी भी है। और गंगा नदी भी कहाँ मुहाना या संगम बनाती है? बे ऑफ बंगाल में। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन के। ऑप्शन सी है कावेरी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात है। ओके। और ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, महानदी। तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इसका उद्गम है और ये मुहाना बनाती है या ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। ये सारी की सारी नदियाँ जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। मतलब इनका मुहाना या इनका संगम होता है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में, सब जाकर गिरती हैं। ठीक है, ये सारी नदियाँ डेल्टा भी बनाती हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जाने का मार्ग बनाता है। ठीक है, कहाँ से? जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग कौन बनाता है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग देता है बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग है। और ये बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अन्य दर्रों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनिहाल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा है। बुर्जिल दर्रा भी यही है। ठीक है, तो बनिहाल, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो जलैपला है ना वो सिक्किम में है, ये जोजिला है। ठीक है, ये जोजिला है। जोजिला जम्मू कश्मीर में, जलैपला सिक्किम में है। जलैपला और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है। बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में है माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। और अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा है। कौन कौन? बोमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा। ये आज का क्वेश्चन है आपका, तुजू दर्रा कहाँ है?
ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम। इसका राइट आंसर बताइए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है जो है मध्य प्रदेश भी है, गुजरात है, मिजोरम है और राजस्थान है। एक सीक्वेंस से बात कर लेते हैं, ठीक, मतलब वेस्ट टू ईस्ट वाला फॉर्मूला। पहला, सबसे पहला क्या है? राजस्थान, फिर गुजरात, फिर एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, फिर मिजोरम। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि किस राज्य को स्पर्श नहीं करता है पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को पाकिस्तान टच नहीं करता है, बाकी राजस्थान, गुजरात और पंजाब को टच करता है। इसके साथ साथ एक राज्य और है, इसे जम्मू कश्मीर कहते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, इन 4 राज्यों को पाकिस्तान टच करता है। और यह बात कर लेते हैं थोड़ी, जबकि चीन जो है, चाइना, चीन की सीमा से सटे राज्य हैं 5 राज्य जो चीन की सीमा से सटे। भारत के 5 राज्य हैं जो चीन की सीमा से सटे हैं। वो कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं 5, कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन है? कितने? 4 हैं, जिसमें राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, गुजरात है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तटीय भाग की लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के तटीय भाग की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर और जो ऑप्शन ए में लिखा है 15,200 किलोमीटर, ये भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। स्थल सीमा की लंबाई है। स्थल सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। ये मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई है। तटीय भाग, मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर और 7,516.6 किलोमीटर भारत के तटीय भाग की लंबाई है। और जो ऑप्शन डी दिया है 3214 यानी 3,214 किलोमीटर, ये भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार की लंबाई है। मीन्स मान लीजिए ये भारत है, तो नॉर्थ टू साउथ ये लंबाई कितनी है? 3214 यानी 3,214 किलोमीटर। और जबकि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ये वाली ये चीज़, ये लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 2,333 किलोमीटर। 2,333 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट 2,333 किलोमीटर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसके ऑप्शन है गोमती, क्षिप्रा, गोदावरी, गंगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी। ओके। और जो गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वो लखनऊ है। लखनऊ गोमती की नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे नासिक। ओके। और गंगा नदी के किनारे क्या है? वाराणसी है, वाराणसी है, पटना है, हरिद्वार है, हरिद्वार है, कानपुर है, कानपुर, और प्रयागराज है। इलाहाबाद पहले था, इसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया, प्रयागराज। ये शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और हैदराबाद याद रखिएगा थोड़ा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर बताइए। इसके ऑप्शन है असम, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है इसके ऑप्शंस में, क्योंकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी में है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एमपी। और असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पर असम में कौन कौन से? मानस है, काजीरंगा है। मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सिंगी गैंडा, एक सींग का जो गैंडा होता है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। यहाँ पर जंगली सूअर भी मिलते हैं। कर्नाटक में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कर्नाटक में है बांदीपुर, बांदीपुर, और भद्रा अभ्यारण्य है, सोमेश्वर अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, भद्रा अभ्यारण्य भी है, सोमेश्वर अभ्यारण्य भी है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी है। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में चिल्का अभ्यारण्य है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है। चिल्का अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षी आते हैं, चिल्का अभ्यारण्य में। ओके, याद रखिएगा। और ऑप्शन डी की बात है तो ऑप्शन डी में महाराष्ट्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बोरीवली अभ्यारण्य है। ठीक है। और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, जो कहाँ था? जो कि उत्तराखंड में था। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कितने? उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। ओके। और थोड़ी बात कर लेते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में रणथंभौर अभ्यारण्य है, रणथंभौर अभ्यारण्य है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, और घाना पक्षी विहार है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये राजस्थान में हो गए। ठीक। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश में कान्हा किसली है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क है एमपी में। पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी, और रायगढ़ नेशनल पार्क है, सॉरी बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली नेशनल पार्क, पंचमढ़ी अभ्यारण्य और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा में ही चिल्का अभ्यारण्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ओलिव रिडले टर्टल
आते हैं, जो गहिरमाथा बीच है उड़ीसा में, वहाँ पर ओलियोडैंड्राइट टर्टल आते हैं जो बहुत बड़ी संख्या में मास नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, मणिपुर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। या ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और इस नेशनल पार्क में क्या फेमस है? संघाई हिरन या डांसिंग डियर के लिए जाना जाता है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर या संघाई हिरण। और ये ब्रह्मपुत्र, और इसी नेशनल पार्क में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के माजुली द्वीप पर है। ठीक है, माजुली द्वीप, ये नेशनल पार्क कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी के माजुली द्वीप पर है। ठीक है, बात आई है माजुली द्वीप की, तो माजुली द्वीप जो है विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एकमात्र सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, वेदांतगल अभ्यारण्य है, मधुमलाई अभ्यारण्य है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, वेदांतगल अभ्यारण्य, मधुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। झारखंड, ऑप्शन बी दिया हुआ है झारखंड, तो झारखंड में दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पलामू अभ्यारण्य है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य है। ओके, हरियाणा में सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मोपा, डफला, सुलंग और मिसमी किस राज्य की जनजातियां हैं? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए की बात कर लेते तो यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं? गद्दी, गुज्जर और चकरवाल। महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियां हैं। महाराष्ट्र की बंजार, और जम्मू कश्मीर तो ये गद्दी, गुज्जर और चकरवाल जो हैं ये जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक, एक मिनट। जम्मू कश्मीर में क्या है? गद्दी, गुज्जर और चकरवाल, ये जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र में क्या कौन कौन सी जनजातियां हैं? महाराष्ट्र में बंजारा और भील है। महाराष्ट्र में होगा बंजारा और भील, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और अरुणाचल प्रदेश में तो मोपा, डफला, सुलंग और मिसमी हैं। सिक्किम में लेप्चा जनजाति है। कौन सी? लेप्चा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और महानदी। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा जो नदी है वो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं। इसकी लंबाई मैंने बताया था 1465 किलोमीटर। ठीक, और जो कृष्णा नदी है तो ये नदी भी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी भी ठीक वैसे ही पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और ये इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में है। रिफ्ट वैली कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? नर्मदा हो गई एक, दूसरी ताप्ती है, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती और
पेरियार, पेरियार। ये नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, विभ्रंश घाटी का निर्माण करती हुई। वो कौन कौन सी? नर्मदा है, ताप्ती है, माही, लूनी, साबरमती और पेरियार है। लूनी नदी को भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। गारो खासी जयंतिया के पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के पठार में, कोरोमंडल तट पर, मालाबार तट पर। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? अक्टूबर नवंबर यानी ठंडी के महीनों में कौन सी कहाँ पर भारी वर्षा होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर नवंबर के महीनों में जो वर्षा होती है वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। यहाँ से हवाएं आती हैं, फिर ये यहाँ टकरा जाती हैं। ये इस तट को क्या कहते हैं? यही है कोरोमंडल तट। ठीक है, पूर्वी घाट के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट, और पश्चिमी घाट के तट को, इस तट को कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। तो जब यहाँ ये अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब हवाएं इधर से आती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये यहाँ पर हिट करती हैं, यहाँ पर मतलब टकराती हैं। यहाँ पर कौन सा स्टेट है? ये तमिलनाडु है। तो मैक्सिमम वर्षा जो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, मतलब उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो तमिलनाडु राज्य में होती है, 50 से 60% वर्षा। ठीक है, बाकी भारत में 90% जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, ये यहाँ से गुजरता है साउथ वेस्ट मानसून, बता दे रहे हैं थोड़ा। ये इंडिया हो गया, तो ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है। साउथ वेस्ट मानसून से सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। जो इस समय वर्षा चल रही है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही है। यहाँ से हवाएं चलती हैं तो एक शाखा इधर निकल जाती है और एक शाखा इधर चली जाती है, उसके बाद में इंडिया में बारिश करती हैं। सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून का आता है केरल में, और जो इसकी दूसरी शाखा है जो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, तो सबसे पहले ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश करती है। और अगर भारतीय राज्य के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे पहले केरल में हिट करती है, जो कि अरब सागर की एक शाखा होती है। ये जो शाखाएं हैं दो शाखाओं में डिवाइड होती हैं, इसे बंगाल की शाखा कहते हैं, अरब सागर की शाखा कहते हैं। ये दो सब, और उसके बाद में जो अरब सागर की शाखा है सबसे ज़्यादा हिट करती है यहाँ पर, मतलब पश्चिमी घाट, मालाबार तट पर। साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही मालाबार तट पर वर्षा होती है। इसके पवन मतलब जो इसके जो आगे वाला है सिस्टम वहीं पर वर्षा होती है। जो इसका पीछे का भाग है पवनाभिमुख भाग, वहाँ पर उसे वृष्टि छाया कह देते हैं, वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पालघाट निम्न से किस राज्य को जोड़ता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए सिक्किम और पश्चिम बंगाल, बी है महाराष्ट्र गुजरात, सी केरल तमिलनाडु, डी है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला व तमिलनाडु। पालघाट केरला व तमिलनाडु के राज्यों को आपस में जोड़ता है। बात कर लेते हैं भोर घाट और थाल घाट। तो भोर घाट और थाल घाट ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ये पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। ओके, महाबलेश्वर की जो प्रमुख चोटी है वो उत्तरी सह्याद्री से निकलती है। ठीक है, और महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? कृष्णा नदी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, अन्नामुड़ी, कालसुबाई या ऊटी?
इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। महेंद्रगिरी कहाँ है? 1501 मीटर। सॉरी, महेंद्रगिरी कहाँ है? ये उड़ीसा में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट 3 भागों में डिवाइड है। पहला जो है उत्तरी भाग है इसका, ये उत्तरी पहाड़ी कहलाता है, उत्तरी पहाड़ी कहलाता है। सेकंड भाग है जो कुडप्पा कुड़प्पा कुड़प्पा पहाड़ी कहलाता है, मध्य भाग है जो इसका। और जो इसका निचला भाग है जो दक्षिण में है, उसे हम तमिलनाडु की पहाड़ियाँ कहते हैं, तमिलनाडु पहाड़ी। कुडप्पा पहाड़ी में ही नल्ला मल्ला, एरामल्ला और वेलीब्रग और पालकोंडा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक। और जो तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं उसमें सेवराय व जवादी की भी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी पहाड़ी, मध्य भाग में कुडप्पा पहाड़ी, दक्षिण भाग में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है पूर्वी घाट को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, इसी में बता दे रहे हैं जो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, अनाईमुडी। तो अनाईमुडी जो है पश्चिम घाट या सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है। ये जो पश्चिमी घाट है जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ओके। और कलसुबाई की बात करते हैं तो कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ठीक। और ऊटी ऊटक मंडक की बात कर लेते हैं तो ये नीलगिरी में स्थित है। और ये एक मीन्स टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रमणीय क्षेत्र है। ओके। महेंद्रगिरी की बात कर चुके हैं। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत अवस्थिति है, भारत की स्थिति है, अवस्थित है, भारत अवस्थित है। ऑप्शन है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। इसी तरह इसका ऑप्शन 2 है, फिर इसका ऑप्शन 3 है और ऑप्शन इसका डी है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में स्थित है। मतलब ये चीज़ मान लीजिए ये इंडिया है तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ सबसे इसके नीचे 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ये भारत की अवस्थिति है। और भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछे भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो आपका करेक्ट आंसर होगा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। ओके, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, ऑप्शन है महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, पेन्नार, फिर वैगई। ऑप्शन बी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। ऑप्शन सी है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। नॉर्थ टू साउथ का सही क्रम कौन सा है? इसका सही क्रम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अगर पूछेगा तो साउथ टू नॉर्थ प्रायद्वीपीय नदियों का सही क्रम होगा वैगई, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। ठीक है, और इसी तरह से बात कर लेते हैं लंबाइयों का, नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम। अगर बात करें कि जो है सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी है, तो अगर प्रायद्वीपीय भारत की तो लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी है, उसके बाद में कृष्णा है, उसके बाद में ये आप अगर नर्मदा ऑप्शन में है तो नर्मदा भी कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर ये नर्मदा, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में महानदी है, उसके बाद में महानदी है, महानदी के बाद कावेरी है, कावेरी, ये यहाँ पर कृष्णा है, यहाँ पर कावेरी होगा, उसके बाद में ताप्ती, ताप्ती। तो नदियों की लंबाई के अनुसार जो घटता हुआ क्रम है वो ऐसा होगा, सबसे बड़ी होगी गोदावरी, फिर कृष्णा, नर्मदा, फिर महानदी, कावेरी, ताप्ती। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद रखिएगा ये चीज़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बाकी आगे हम समझा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसमें ऑप्शंस में आंसर है या कोई और राज्य है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है? ये यहाँ पर डल झील है, वुलर झील है, बैरीनाग, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग। जितनी भी नाग हैं तो वो जितनी नाग वाली झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर में है। डल झील है जम्मू कश्मीर में, वुलर झील है, नागिन झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। राजस्थान में कौन कौन सी झील है? जयसमंद, डिडवाना, जयसमंद, डिडवाना और फतेह सागर, सांभर। सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण झील है कौन सी? सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में सांभर और फतेह सागर। फतेह सागर कहाँ है? ये फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। उत्तराखंड में बात कर लेते हैं तो सात ताल, नैनीताल, राकसताल और देवताल, ये प्रमुख रूप से उत्तराखंड की हैं झीलें हैं। ठीक, कौन कौन सी? सात ताल, नैनीताल, राकसताल और देवताल। इसके पीछे जिसमें ताल आए लगभग तो वो मैक्सिमम मतलब मोस्टली वो उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है वो झीलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। और एक चीज़ और, ये वाला जो क्वेश्चन था तो इसमें झील की बात आई है तो बात कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो खारे पानी की एक लैगून झील भी है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित, अभी मैंने बताया है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? राजस्थान में सांभर झील है। जो राजस्थान में जो सांभर झील थी, सांभर झील, वो सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और जो जम्मू कश्मीर में बुलर झील थी वो क्या भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील, ये खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है। और जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ये खारे पानी की लैगून झील है।
तो खारे पानी की अगर सबसे बड़ी झील वो सांभर है, लेकिन खारे पानी की जो लैगून झील है वो चिल्का झील है। ये तटीय झील भी है, यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी तो मैंने सोचा दे दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश में से कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फेयर। और मध्य मंडल को कहते हैं मीजोस्फेयर। बहिर्मंडल को क्या कहेंगे? एक्सोस्फेयर। वायुमंडल की 5 परतें हैं, उसका क्रम देख लीजिए। वायुमंडल की 5 परतें हैं, उसका क्रम देख लीजिए। सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। तीसरी है, तीसरी कौन सी है? तीसरी है मध्य मंडल या मीजोस्फेयर। चौथी है आयन मंडल या आयनोस्फेयर। और पांचवी कौन सी है? पांचवी है बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल किस लिए इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर इस क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं इसी मंडल में होती हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल में। और यहाँ पर आप जब 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर का लॉस होगा, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि 165 मीटर की आप ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर का लॉस होगा। कहाँ? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती है? मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत है, ओके। और यहाँ वायुयान संबंधी आदर्श दशाएं हैं, मतलब जो एरोप्लेन्स हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ आदर्श दशाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो धूलकण है, जलवाष्प है, वो धूलकण इत्यादि ये सारी चीज़ें बहुत कम ना के बराबर मिलती है समताप मंडल में। इसलिए ये वायुयान से संबंधित जो दशाएं हैं उसके लिए अनुकूल हैं। और या इसी में ओजोन परत है, ठीक। ओजोन परत की बात आती है तो ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि कनाडा में, ठीक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। और ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसीलिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट थी तो मैंने सोचा बता दें, ठीक। और ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में मापते हैं? डाप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। मध्य मंडल की बात कर ली तो मंडल को इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फीयर, ठीक है। और आयन मंडल की बात करते हैं तो आयनोस्फीयर, इसमें रेडियो तरंगे के लिए होता है, ठीक है। इसमें रेडियो तरंगे का मतलब इसी से संचार संभव हो पाता है आयन मंडल से। और जो बहिर्मंडल है, और हाँ एक चीज़ और, आयन मंडल में उल्कापिंड, जो आसमान से धरती की तरफ उल्कापिंड आते हैं तो ये आयन मंडल में आकर जल जाते हैं। जो केरल की वेम्बनाड झील है वो एक इसी का रूप है, उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है वेम्बनाड झील, जो केरल में स्थित है। और जो बहिर्मंडल है तो फिर बहिर्मंडल में तो क्या है, इसके बाद फिर पूरा अंतरिक्ष, पूरा स्पेस आ जाता है, ठीक है। सबसे आखिरी परत है, ये सबसे बाहरी परत है वायुमंडल की, बहिर्मंडल। बढ़ते हैं, या बहिर्मंडल में हीलियम, ये सबसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। और सॉरी बहिर्मंडल। और इसमें क्या, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है इस मंडल में, ठीक। उसके बाद भी ये सारी चीज़ें, मतलब इसमें फिर स्पेस काउंट होने लगता है आगे से। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है नीलगिरी तमिलनाडु, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व, या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ऑप्शन ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक।
और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व लिख लीजिए, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और ये नंदा देवी कहाँ है बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। किसके लिए फेमस है? हिम तेंदुआ के लिए। स्नो लिपर्ड या हिम तेंदुआ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में है, हिम तेंदुआ स्नो लिपर्ड। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ये सिक्किम में है, ये सिक्किम में है। ये फेमस है रेड पांडा के लिए। ठीक, चर्चा कर लेते हैं थोड़ी आगे। तो भारत में नेशनल पार्क की कुल संख्या कितनी है? नेशनल पार्क की कुल संख्या है 105। और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है नियर अबाउट 544। ओके। और नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क भारत में 105 है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? एमपी में 10 नेशनल पार्क हैं। ठीक। और यहाँ पर टाइगर की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे एमपी को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत में कुल टाइगरों की संख्या कितनी है? भारत में टोटल टाइगर कितने हैं? 2967, 2967 भारत में इतने टाइगर हैं। ओके। और टाइगरों के एक संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था? चलाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट किस सन में? 1973 में, 1973 में। ओके। और बात कर लेते हैं वेटलैंड की। तो वेटलैंड एरिया कितने हैं? वेटलैंड एरिया इंडिया में कितने हैं? 42। और इस वेटलैंड एरिया में सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक वेटलैंड एरिया है या आर्द्रभूमि क्षेत्र, वो उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं? 9 हैं, टोटल 9 हैं, क्योंकि सर्वाधिक है। और वेटलैंड दिवस या आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। ओके। वेटलैंड डे मनाया जाता है। जो नवीनतम अभी है, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, इनकी संख्या कितनी है टोटल? ये भारत में टोटल 18 है। जो अभी नवीनतम है वो कौन सा है? नोक्रेक, नोक्रेक। ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ये मेघालय में है, मेघालय। ओके। ये नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। ओके। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछा जाता भी है अभी। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास। दक्षिण अमेरिका में मोस्टली कहाँ पर, किस कंट्री में? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका में। तो यहाँ के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास। बात कर लेते हैं प्रेरी की, तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक। नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों को कहते हैं प्रेरी। वेल्ड जो है, वेल्ड्स या वेल्ड्स, ये साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड्स कहते हैं। डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को हम डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को कहते हैं डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया में ही नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ऑस्ट्रेलिया के जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट है वो कौन से है? विक्टोरिया है, गिब्सन, ठीक, सिंडी, ये सारे के सारे डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। और बात कर लेते हैं, तो पोस्ताज कहाँ है? पोस्ताज घास के मैदान कहाँ है? ये हंगरी में, ठीक। और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, कैंटरबरी। न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को क्या कहेंगे? कैंटरबरी, न्यूजीलैंड।
यहाँ पर की भी रहते हैं। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, एकांकागुआ, टाउ ब्लैक, एल्ब्रूस। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला, साउथ अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला पे सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। और माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला पर स्थित सबसे विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक है, जो कि एशिया में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। और टाउ ब्लैक जो है वो एटलस पर्वतमाला, ये कहाँ है, अफ्रीका में। एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, टाउ ब्लैक। एल्ब्रूस जो है, एल्ब्रूस की बात करते हैं तो ये काकेशस श्रेणी का है, यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में। ओके, काकेशस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस है। अब बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंट की बात आई तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट का कौन सा है, ये वो एशिया है। फिर कौन सा है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। पांचवें नंबर पर कौन सा आता है, पांचवें नंबर पे आएगा अंटार्कटिका। फिर छठे नंबर पे आएगा यूरोप, सातवें नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण कब लगता है। चंद्रग्रहण को क्या कहते हैं, लूनर इक्लिप्स। इसके ऑप्शंस हैं, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच आ जाती है। ऑप्शन सी है, ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, चंद्रग्रहण कब लगता है, चंद्रग्रहण लगता है ऑप्शन ए, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। मतलब ये यहाँ पर सन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अर्थ हो गया, यहाँ पर मून हो गया। ये सन है तो ये बड़ा है। ठीक, तो जब पृथ्वी चंद्रमा, ये मून है, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण की स्थिति ये बनेगी, सन और मून के बीच में क्या होगी, पृथ्वी होगी। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन जब उजाला होता है तो उसे चंद्रग्रहण ही कहते हैं, क्योंकि जो सन है उसकी जो सीधी जो प्रकाश है पूरा अर्थ पे पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर चंद्रमा बाधित नहीं करेगा। तो ये सारा का सारा ये फिर कब होता है, मतलब उजाला इसी दिन होता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। इसकी अवधि कितनी होती है, ये मैक्सिमम 1 घंटे 40 मिनट तक होगा। 1 घंटे 40 मिनट तक मैक्सिमम चंद्रग्रहण या लूनर इक्लिप्स लग सकता है। ओके, और इसका ऑप्शन बी है, जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाता है, मीन्स ये वाली स्थिति। ये यहाँ पर सन हो गया और यहाँ पर ये छोटा सा मून हो गया और यहाँ पर ये अर्थ हो गई। ठीक, जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाता है, चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं हम सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स। ठीक है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है, अमावस्या के दिन। इसकी अधिकतम या मैक्सिमम टाइम ये कितना टेक करता है, तो इसका मैक्सिमम टाइम ये जो सूर्य ग्रहण है वो 7 मिनट 40 सेकेंड, 7 मिनट और 40 सेकेंड तक अधिकतम लग सकता है। और जो चंद्र ग्रहण है वो 1 घंटे 40 मिनट तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। इसका ऑप्शन है 78.09%, बी है 20.95%, सी है 0.03%, डी है 0.93%। इसका राइट आंसर बताइए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 78.09%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशतता है? 78.09%। और जो ऑप्शन बी पर दिया हुआ है 20.95%, ये ऑक्सीजन की मात्रा है। और जो सी ऑप्शन पर दिया है 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। फोर्थ ऑप्शन पर दिया है 0.93%, तो ये ऑर्गन की मात्रा है। ठीक, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की प्रतिशतता है वो कितनी है? 78.09। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है 20.95। तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। और आर्गन की कितनी मात्रा है? 0.93%। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के थे ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है और जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी क्वायरीज होंगी उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और थोड़ी बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज की। तो अभी इसमें थोड़ा जल्दी में लेक्चर बनाया, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को नहीं इंक्लूड कर पाया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जो चीज़ें छूट गई हैं यहाँ पर जल्दी समझा दें। जो वॉशिंगटन डीसी वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ओरली सुनिएगा, ठीक है। चक्रवात, बात करते हैं चक्रवात की। चक्रवात क्या होता है? जो हाई प्रेशर जो हर चीज़ है, जो हवाएं हैं, वो एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी काम आएगा। मानसून में सारी चीज़ें काम आती हैं। जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पर प्रेशर लो होगा। मतलब ये चीज़, टेम्परेचर, ये व्युत्क्रमानुपाती इसका संबंध है। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा, प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अगर लो प्रेशर है तो इसका मतलब यह है यहाँ टेम्परेचर हाई होगा, और अगर हाई प्रेशर है तो इसका मतलब है टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं चक्रवात की। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात क्या होता है? जो हवाएं हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, मीन्स जो उच्च हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, ठीक। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। परिधि पर क्या होता है? यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। तो इस तरह से हवाओं की डायरेक्शन होती है। तो इस स्थिति में चक्रवात या साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होते हैं। तो घड़ी की सुई की दिशा ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और चक्रवात की दिशा क्या होगी? ऐसे होगी, ठीक है, जैसे मैंने बताया है। एंटी साइक्लोन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। एंटी साइक्लोन मतलब वो हवाएं जो है केंद्र से परिधि की ओर चलेंगी, ओके, मतलब ऐसे। तो ये जो है एंटी साइक्लोन की स्थिति होगी, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ा, सॉरी, इसके बाद हम रिवीजन भी देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अनुसंधान या रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। जो इसकी देखरेख कौन करता है? इसरो, ठीक, इसरो। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। हरिकोटा में, श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते हैं, ये उड़ीसा में है, जो कि व्हीलर द्वीप, बात कर लेते हैं व्हीलर द्वीप। ये इसका अब नाम क्या हो गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। ये उड़ीसा में किसके लिए? प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण के केंद्र के लिए, ठीक है। इसको संभालता कौन है? डीआरडीओ की देखरेख में सारी चीज़ें होती हैं। आगे बात करते हैं। तो भारत और श्रीलंका को डिवाइड कौन सी स्टेट करती है? भारत और श्रीलंका को डिवाइड करती है मन्नार की खाड़ी, या सॉरी पाक स्टेट या पाक जलसंधि। पाक जलसंधि जो है वो किसको डिवाइड करती है? भारत और श्रीलंका को।
भारत और श्रीलंका को। और जोड़ता किसको है? मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल। मतलब जो जो जल संधियाँ होती है वो जल को मतलब वाटर बॉडीज को जोड़ती है और लैंड बॉडीज को सेपरेट करती है। ठीक, तो जो पाक जल संधि है वो भारत श्रीलंका को अलग करती है, भारत श्रीलंका को अलग करता है। जोड़ता किसको किसको है? जो मन्नार की खाड़ी को और बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को। ठीक, देखते हैं अगला कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है। अगला कंसेप्ट है, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैनल की बात करते हैं। चैनल, चैनल तो जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको सेपरेट करता है? भारत और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है। भारत और मालदीव के मध्य क्या है? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहाँ है? लक्षद्वीप और मिनकॉय के मध्य से होकर गुजरता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनकॉय, मिनकॉय द्वीप के मध्य से होकर गुजरता है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार से अलग करता है। ओके, मीन्स अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल क्या है? भारत और मालदीव के मध्य से होकर गुजरता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनकॉय के मध्य से होकर गुजरता है। 10 डिग्री चैनल छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, जो इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। फर्स्ट है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। ठीक, दूसरी पर बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये कहाँ है? भारत और चीन के बीच में है। भारत और चाइना, भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा कहाँ है? रेड क्लिफ ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और 38वीं समांतर रेखा कहाँ है? 38वीं समांतर रेखा है उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य, नॉर्थ और साउथ कोरिया, कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा है। और 24वीं समांतर रेखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 24वीं समांतर रेखा, ये कच्छ के पास है, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। जो 24वीं समांतर रेखा है वो कच्छ के पास है, गुजरात में जो कच्छ है उसके पास है, जिसे पाकिस्तान जो है भारत पाकिस्तान की सीमा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। ओके, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट झील की जो विश्व की हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से झीलों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका की जो प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख झीलें वो कौन कौन सी हैं? वो हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन और ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। ओके, याद करने का अगर तरीका आप लोगों में बता दूं तो नॉर्थ अमेरिका में ऐसे, मैंने तो ऐसे झीलों को याद किया था, होम्स। उत्तरी अमेरिका की जो झीलें हैं वो होम्स में आ जाती। एच फॉर ह्यूरॉन, ओ फॉर ओंटारियो, एम फॉर मिशिगन और ई फॉर ईरी और एस फॉर सुपीरियर। जो मिशिगन झील है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, बाकी जो ह्यूरॉन है, ओंटारियो, ईरी और सुपीरियर है, ये जो हैं चार जो हैं शेष चार यूएसए और कनाडा के, यूएसए व कनाडा के सीमा पर हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जो है अमेरिका की कौन सी झील है वो सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका की कौन सी झील? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपका राइट आंसर होगा मिशिगन। और जितनी भी झीलें हैं, जो शेष झीलें हैं
ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी और सुपीरियर वो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पे हैं। ठीक है, और इनका वेस्ट टू ईस्ट भी फ्लो पूछ लेता है कि वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की ओर जो झीलें हैं उनका जो है सीक्वेंस लगाइए। तो पश्चिम से पूर्व झीलों का सीक्वेंस कुछ ऐसे होगा। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस क्या होगा? पहले सुपीरियर झील आएगी, उसके बाद में मिशिगन झील आएगी, उसके बाद में ह्यूरॉन आएगी, उसके बाद में ईरी आएगी, उसके बाद में ओंटारियो आएगी। ओके, वेस्ट टू ईस्ट ये फ्लो होगा। और नियाग्रा जलप्रपात जो है वो ईरी और ओंटारियो झील के मध्य है, नियाग्रा जलप्रपात। ओके, और लिम्पोपो मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार कट करने वाली रिवर कौन सी? मकर रेखा को 2 टाइम्स कट करती है, वो है लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी। ठीक, और विषुवत रेखा या ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर या विषुवत रेखा को कौन सी नदी विषुवत रेखा 2 बार कट करती है? ये नदी है कांगो। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, दोनों की दोनों, लिम्पोपो और कांगो। और भारत में एक कर्क रेखा को 2 टाइम्स कट करती है, वो माही नदी है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और जिनकी आने वाली परीक्षाओं में आने की भी प्रबल संभावना है। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे छूट चुके हैं या रह गए हैं, जिनको मैं आगे आने वाले लेक्चर में कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और जो आगे जो लेक्चर आएगा वो इसी मतलब इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा जो मैं पढ़ाऊँगा। बाकी जो एग्रीकल्चर है वो सर आपके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने परसों का लेक्चर जो मैंने लिया था वो मॉडर्न हिस्ट्री पे लिया था, उसका रिवीजन आज है। ठीक है, तो धीरे जल्दी जल्दी फटाफट उसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोग आंसर बताएंगे, इसका एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत से लौटने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। इसका राइट आंसर बताइए। चौरी चौरा, दांडी, चंपारण, बारदौली। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण। ठीक, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922, गोरखपुर यूपी। चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 सिपाही को क्रांतिकारियों द्वारा 22 सिपाहियों को जला दिया गया था। ठीक, दांडी मार्च कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। 24 दिन की यात्रा थी। इसमें टोटल 79 लोग थे, मतलब 78 + 1 यानी 79 + 1 का मतलब है गांधी जी। 324 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी। चंपारण में महात्मा गांधी कब गए थे? 1917 में। कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। इसमें पटेल ने इस सत्याग्रह को लीड किया था, इसलिए बारदौली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस नाम से जाना जाता है? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इनमें से कोई नहीं। जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने किस रियासत को हड़पा था? कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने किस रियासत को हड़पा था? तो इसका राइट आंसर होगा अवध, ऑप्शन ए। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा था। और राज्य की हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा जाने वाला कौन सा राज्य था? कौन सा जिला था? वो सतारा था 1948 में। ठीक, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एमजी रानडे। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एमजी रानडे। ठीक, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय शांति का जनक कहा है। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनकी पुस्तक है द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश कॉमन हाउस में जो भारत के पहले मेंबर थे जो ब्रिटिश कॉमन हाउस में चुने गए थे।
बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे या उग्रपंथी के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब नरम दल के नेता थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई? 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, मार्च 1931 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके तहत गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था और जो है गांधी ने साइन कर दिया था। उसके बाद में 5 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है। मार्च 1931 में क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हो जाती है। उसके विरोध में ही महात्मा गांधी को काले झंडे कराची अधिवेशन में दिखाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, तिलक। गुलामगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके बारे में पूरा डिटेल लेना है तो मेरी प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, उसमें मैंने विधिवत तरीके से समझाया हुआ है। मैं सिर्फ अभी रिवीजन करवा रहा हूँ। गुलामगिरी का लेखक कौन था? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, लुम्बिनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सारनाथ। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपनी देह को त्यागा था। इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। ठीक है, ये कब हुआ था? 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष थे बिमलेश चंद्र बनर्जी। और कलकत्ता में क्या हुआ था? कलकत्ता में INC का सेकेंड अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कब हुआ था? 1886 में। और मद्रास में INC का तीसरा अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कब हुआ था? 1887 में। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। इलाहाबाद में INC का फोर्थ अधिवेशन हुआ था और ये 1888 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज जूलिया, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तिलक, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, BD सावरकर, MN जोशी। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिलक व एनी बेसेंट। मोतीलाल नेहरू 1923 से रिलेटेड। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। ठीक, और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में चित्तरंजन दास के साथ, CR दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। BD सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे? स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ ठाकुर। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ये रिवीजन की क्लास है, फिर भी इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थोड़ा ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। तो 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। वहाँ स्वामी विवेकानंद राजस्थान के राजा राजस्थान में जो खेतड़ी, उनके महाराजा ने इनको वहाँ पर भेजा था। ठीक, और ये स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। ठीक, और इन्होंने वेल्लोर मठ की स्थापना की है, रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की है। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखी है, जिसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत भी लिखा हुआ है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी है। ठीक है, तो तत्वरोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन उदारवादी युग से संबंधित था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। इसमें ऑप्शन ये होगा कि उदारवादी युग से संबंधित नहीं था। मिसप्रिंट हो गई है थोड़ा, यहाँ पर होगा नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। क्योंकि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी थे, वो उदारवादी युग से संबंधित थे। ठीक, मतलब ये तीनों के तीनों गरम दल के नेता थे। नरम दल के नेता थे। और अरविंद घोष उग्रवादी युग से संबंधित थे। मीन्स ये गरम दल के नेता थे। अरविंद घोष के अतिरिक्त और कौन थे? लाल बाल पाल, ये मैंने सब बताया हुआ है।
लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। और रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं तो बंगाल के प्रथम जो है गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करते हैं तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं और भारतीय सिविल सेवा के जनक भी कहते हैं। और ऑल इंडिया सर्विस के जनक और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, अभी मैंने बताया है, ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी में है विमल चंद्र बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी सेकंड थे। एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के समय में 25 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लॉर्ड डलहौजी किससे हैं? लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति लाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने ऑप्शन डी होगा हड़प की नीति लाई थी। विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सन 1829 में, विलियम बेंटिंक ने किस सन में? 1829 में सती प्रथा का निषेध करते अंत करते। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन के लिए जाना जाता है। और लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन से संबंधित है, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई थी? पुर्तगालियों ने, डच्चों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने। तंबाकू की खेती के साथ में पुर्तगालियों ने भारत को प्रिंटिंग प्रेस भी सिखाई थी। पुर्तगाली थे जो भारत में सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे। ठीक, गोवा इनका केंद्र था। और 1861 में किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगालियों को भारत ने खदेड़ा था? वो ऑपरेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस ऑपरेशन का नाम बताइएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। सेकंड हुआ था कलकत्ता में, थर्ड हुआ था मद्रास, फोर्थ हुआ था इलाहाबाद में। मुंबई में कब हुआ? 1885 अध्यक्ष विमल चंद्र बनर्जी। कलकत्ता में 1886 इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। मद्रास में 1887 इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक? शिशिर कुमार घोष, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। एनी बेसेंट की जो पत्रिकाएं हैं वो कॉमनवेल है, ठीक, न्यू इंडिया और कॉमनवेल है। महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन है और ओके तो और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना भी इन्होंने की है। साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी करते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके समय में की गई? लॉर्ड मेयो, रिपन, डलहौजी, लिट्टन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना की गई थी 1871 में। और लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में 10 की जनगणना की गई थी। मीन्स हर 10 वर्ष पर जनगणना की स्टार्ट की गई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और विश्व का पहला देश जहाँ पर जनगणना सबसे पहले हुई वो देश का नाम है स्वीडन। लॉर्ड डलहौजी रेलवे का जनक माना जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को वो सारी उसके लिए प्रभावी तरीके से इसने स्टार्ट किया था। और लॉर्ड लिटन वर्नाकुलस प्रेस एक्ट पर इसने प्रतिबंध लगाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साइमन कमीशन भारत के वहाँ था संवैधानिक व्यवस्था में सुधार के लिए। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसके सदस्य कितने थे? 7 थे। 7 के साथ फिरंगी थे, मतलब अंग्रेज थे। इसीलिए जब ये 1928 में भारत आया था, 1927 में बना था, 28 में भारत आया था, इसीलिए इसका साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे लगे थे। और इसी में लाला लाजपत राय या पंजाब केसरी लाठीचार्ज होती है उन पर और वो शहीद हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी, गुरुदेव, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सीमांत गांधी। जी इसका राइट आंसर होगा सी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। गुरुदेव को रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? वो सुभाष चंद्र बोस थे। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को। कस्ते रस्ते गुप्तूर किसकी पत्रिका है? तो आप लोग ये बात कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गदर पार्टी का नेता कौन था? लाला हरदयाल, भगत सिंह, बी.डी. सावरकर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। घटनाओं का सही क्रम है। प्लासी युद्ध कब हुआ था, किस सत्र में हुआ था? जी हाँ, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका राइट सही मिलान ये होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून किसे कहते हैं? एल्बर्ट बिल, वुड डिस्पैच, रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। ओके, इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील या बिना वकील का कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है किसी को भी ये उठा ले जा सकता था, मतलब ये काला कानून था। और 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, एम जी रानाडे, अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, करम दल के नेता भी थे। इन्होंने महाराष्ट्र में गणपत पूजा और गणेश उत्सव, गणपत पूजा का स्टार्ट किया था। ठीक, और वैलेंटाइन रोले ने भारतीय शांति का जनक कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और इनकी पत्रिका क्या थी? मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी में थी, केसरी जो थी वो मराठी में थी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश क्राउन के तहत भारतीय प्रशासन को संभालने की घोषणा की थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1858 को। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था, मैंने अभी बताया है, पी.डी. सावरकर। आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद, में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, वेद भास इन्हीं की रचना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। ओके, और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, घटनाओं का सही क्रम है। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1945 में। पूना समझौता कब हुआ था? यह मिस्टेकिंग है, ये 24 सितंबर ना होकर 25 सितंबर होगा। 25 सितंबर किनके मध्य में हुआ था? अम्बेडकर और गांधी के मध्य में। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होता है। कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आता है। इसके सभी आंसर राइट है। इसके सामने के जितने भी ऑप्शन है राइट है, इसका यही सही क्रम होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है बेलगांव, कानपुर, लखनऊ और कोलकाता या कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है। किस सन में? 1924 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सिर्फ एक अधिवेशन में गांधी जी ने आईएनसी का एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन 1924 में था। 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्षता करती है, कानपुर का अधिवेशन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें का लखनऊ है, तो 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है जिसमें आर.सी. मजूमदार अध्यक्ष होते हैं। और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो जाती है 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रासबिहारी घोष। लखनऊ अधिवेशन 1916 में आर.सी. मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ, और वो जो आईएनसी है वो नरम दल और गरम दल दोनों एक हो जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ब्राह्मण समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, केशवचंद्र सिंह, गोविंद रानाडे, डी राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व बी दोनों, आत्माराम पांडुरंग, केशवचंद्र सिंह। इसके प्रेरणा स्रोत कौन थे? वो गोविंद रानाडे थे। दक्षिण भारत से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया। चौरी चौरा, दांडी, चंपारण, बारदोली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण, 1917 में।
अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सत्र की जिनकी मैंने चर्चा की थी, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं भारत के आधुनिक इतिहास में क्या क्या हुई थी, तो उनकी बात कर लेते हैं। ओरली सुनिएगा आप लोग। 1905 में क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। और फिर स्वदेशी आंदोलन भी होता है 1905-6 में। और इस आंदोलन में जितने भी वो होते हैं, जितने भी इस आंदोलन में मतलब सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो जिस वर्ग का हो, सभी जो है स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। खुद का बनाया हुआ जितना भी सामान है वो यूज करते हैं, बाकी अंग्रेजों का जो सामान है उसको बहिष्कृत करते हैं। ठीक है। 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल में। 1909 में क्या होता है? 1909 में माल्य मिंटो एक्ट आता है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिससे शुरू होती है। ये मुस्लिमों के लिए था। 1911 में दिल्ली दरबार होता है, जहाँ से इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा होती है और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भारत की जाती है 1912 में। 1915 में क्या होता है? गांधी जी भारत आते हैं। 9 अगस्त 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। ठीक। और थोड़ा क्रम से नहीं लगा था तो इसलिए। और 1916 में क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। इसी अधिवेशन में जो विभाजन होता है कांग्रेस का, वो विलय में कन्वर्ट हो जाता है, नरम या गरम दल एक हो जाते हैं। उन्नीस सौ सत्रह में क्या होता है? 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी पहली बार भाग लेते हैं। ठीक। 1919 में क्या होता है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और 1919 को ही रॉलेट एक्ट आता है। और 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी आता है। ठीक। 1920 में क्या होता है? 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। 1922 में चौरी चौरा घटना होती है 5 फरवरी 1922 को, जिससे महात्मा गांधी जी बहुत आहत हो जाते हैं और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से। 1923 के बाद आती है घटना 1924। 1924 में क्या होता है? अभी मैंने बताया है कि बेलगांव अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। 1925 में क्या होता है? काकोरी ट्रेन डकैती होती है। सरोजिनी नायडू कानपुर का अधिवेशन करती है। 1927 में साइमन कमीशन बनता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, जिसमें इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा होती है और सबने अवज्ञा आंदोलन भी आता है। ठीक। पढ़ते हैं आगे। 1930 के बाद 1931 तो है ही नहीं, बता देते हैं आप लोगों को। ठीक। 1930 के बाद कौन सी घटना होती है? 1931 में कराची अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता पटेल करते हैं। यहीं पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। और गांधी समझौता 1931 में ही होता है। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। 1932 में पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर और गांधी के मध्य। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, इसके मैक्सिमम आर्टिकल्स भारतीय संविधान में पारो किए गए हैं। ठीक। 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे थे। 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक। 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन भारत आता है। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड है 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को लाते हैं और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का रूप ले लेती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। 3 जून 1947 को क्या आती है? माउंटबेटन योजना आती है। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आता है, स्वतंत्रता एक्ट आता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से फाइनली लागू कर दिया जाता है। संविधान लागू होता है कब? 26 जनवरी 1950 को। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो भारतीय आधुनिक इतिहास में कई बार एग्जाम में जो भारतीय आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण इनका रोल है। और ये
सब बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों का ओवरव्यू या कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। तो ये हमारा रिवीजन भी था और आज का लेक्चर पूरा यहीं तक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैक्सिमम वीडियो को जितना हो सके उसे शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर एक बार ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। और ये आज का प्रेजेंटेशन जो था वो अमन सर के द्वारा दिया गया है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।